नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। मेरे सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज उनसे हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज हम लेकर आए हैं ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चली 12 दिनों तक, आखिर क्या वजह थी, उसके क्या 5 कारण थे जिसकी वजह से ये जंग थम गई और कौन किस पर भारी पड़ा। दोनों की तरफ से दावा तो किया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। अंकुर जी, बेसिकली सवाल सबके मन में ये है कि ईरान और इजराइल की जो जंग हुई उसमें दो तरह के असेसमेंट किए जा रहे हैं कि पहला तो ये कि ईरान में नुकसान हुआ तो कितना हुआ, वो एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जो अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से, मेरे ख्याल है जंग ख़त्म होने से चंद घंटों पहले, उसमें कितना नुकसान हुआ। ये दो बड़े सवाल हैं। और तीसरा बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ईरान अब इस पोजीशन में है कि उसके जितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे वो दोबारा से चालू करने की हालत में है या नहीं है। तो ये तीन बड़े सवाल हैं जो लोगों के मन में है। और अब सवाल ये भी है, वो बाद का सवाल होगा कि क्या ईरान फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू रखेगा या फिर वो बंद कर देगा। ये कुल मिला के 4-5 सवाल हैं। तो आप बताइए कौन से सवाल से जवाब। देखिए, सबसे पहले तो एक सवाल यह है कि कौन किस पर भारी पड़ा। ये दोनों दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या वजहें रही कि 5 वजह ऐसी कौन कौन सी थी जिसकी वजह से ये युद्ध जो है ये युद्ध विराम हुआ, और क्या इसमें ईरान भारी पड़ा, अमेरिका भारी पड़ा, या फिर इजराइल के हमले भारी पड़े ईरान पर? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती तो उसमें इजराइल को ज़्यादा नुकसान होने वाला था। हालांकि इस जवाब को लोग कहेंगे, काउंटर करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं है, इजराइल के पास तो आयरन डोम है और बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, और उसके बाद F-35 है। लेकिन पॉइंट ये है कि ईरान बिल्कुल स्कैटर्ड कंट्री है, बिखरा हुआ कंट्री है। कोई भी एक शहर अगर हम बात करें तेहरान के अलावा, जो बाकी शहर हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, काफ़ी दूरी पे हैं। तो जो डेंसिटी पॉपुलेशन की और जो इकोनॉमिक नुकसान है इजराइल का, वो बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि इजराइल की स्ट्रेटजिक डेप्थ जो है वो बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि तेल अवीव की अगर हम बात करें, वो इकोनॉमी का बड़ा सेंटर है, वहाँ वो रोज़ हमले के आदी नहीं है। और इजराइल के लोग, आप मानिए कि वो उन पर जो असर है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है। उन्होंने कभी भी वो ये नहीं सोचते कि लड़ाई हो जाए, जान चली जाए। देखिए, वो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, डॉलर्स कमाते हैं पूरी दुनिया में इजराइल के लोग। तो वो अपना नुकसान उस तरह बर्दाश्त नहीं कर पाते, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह ईरान के लोगों ने इस जंग में किया। तो अगर ये जंग लंबी छिड़ती है तो इसमें नुकसान लास्ट में इजराइल को ज़्यादा होता और इजराइल को ही संघर्ष विराम करने के लिए बात करनी पड़ती या पीछे बैकडोर से होती। ईरान का जो होना था, उनका तो जो पाथ है, जो एक नैरेटिव है, वो तो है ही सुसाइडल। वो तो चाहती हैं कि हम तो खुद नेस्तनाबूद भी हो जाएंगे, लेकिन हमारा तो जो मेन पर्पस है वो इजराइल का खात्मा, मतलब गाजी या शहीद दो, वो तो पहले से जब जंग शुरू हुई थी तब उन्होंने कहा, वो तब से ये बात कहते हैं। लेकिन इजराइल जैसा कंट्री जिसकी स्ट्रेटजिक डेप्थ बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया के स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है तेल अवीव को, वो प्लस जो पॉपुलेशन है वो पूरे इजराइल की 1 करोड़ है। तो ऐसे में इजराइल को नुकसान ज़्यादा हो सकता था। तो पहला तो ये है। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि क्या 5 ऐसी बड़ी वजह थी। दूसरा ये था कि अमेरिका का जो कतर का बेस था, वो, हालांकि मैं अभी भी मानता हूँ कि वो फुल फ्लैश हमला उस तरह से नहीं किया ईरान ने, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल भी ईरान छोड़ सकता था। वो दिखाने के लिए किया पूरी दुनिया को कि हम अमेरिकन बेसिस को भी टारगेट कर सकते हैं। वजह दूसरी ये थी। तीसरा, ईरान का जो सुसाइडल वे था जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे पर तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। तीसरी वजह ये थी। और चौथी बड़ी ये थी कि ईरान का जो बड़ा हथियार का भंडार है, देखिए ईरान के जितने भी मिसाइल हैं वो सब ज़मीन के नीचे उन्होंने प्रोडक्शन किया है। उनका जो फैक्ट्रीज हैं, जो उनका स्टॉक पिल है, वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे है। लॉन्चर्स ऊपर हो सकते हैं, मिसाइल के लॉन्चर्स वो ऊपर थे, सतह पर थे, बट अगर हम जखीरे की बात करें, जो मिसाइलों का जखीरा था वो ज़मीन के नीचे था। तीसरा,
लड़ाई लंबी चलती तो रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, जो ये माना जाता है कि ये न्यूट्रल दिखाई दिए या लास्ट में सोच नहीं पाए कि हमें किस साइड होना है, ये फिर ईरान के सपोर्ट में खुल के आ जाते। ये ईरान के सपोर्ट में खुलकर आ जाते। एक चीज़ और है कि अमेरिका चाहता है कि बातचीत फिर से शुरू। कल अमेरिका ने ये माना कि नुकसान हमको हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि पहले नकारता रहा कि बोले छिटपुट था, लेकिन अमेरिका ने फिर माना कि नुकसान हुआ है, रेडोम उसका जो है वो तबाह हो गया ईरान के हमले में। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तो तैयार है, IAEA से बातचीत करने के लिए तैयार है, उसके इंस्पेक्टर्स आएँ, मुआयना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट कम नहीं करने वाले। दूसरी तरफ अगर परमाणु मामले को लेकर बातचीत होती है तो हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, और अमेरिका इस बात के लिए हमको आश्वस्त करे कि हमला नहीं करेगा। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हमने पुराना वीडियो एक बनाया था, आप देख सकते हैं, ग्लोबल अड्डा का, जिसमें हमने साफ तौर पे बताया था कि ईरान के ऐसे कोई इम्कान नहीं है कि आने वाले सालों में वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इनरिचमेंट का है यूरेनियम का, वो बंद कर देगा। स्लो ज़रूर हो सकता है, जो उसके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनकी जो एंट्रेंस है वो बंद है इस समय, क्योंकि उन पर अटैक हुआ एंट्रेंस पे। फिर दूसरा, रेडिएशन का भी खतरा है कि भाई अंदर अभी वैज्ञानिक या जो लोग हैं काम करने वाले प्लांट्स में जाएं ना जाएं। बट अगर कोई डील नहीं हुई आने वाले महीनों में, तो इस बात के पूरे इम्कान है कि ईरान फिर से अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट शुरू कर सकता है, फिर से शुरू कर सकते, बिल्कुल कर सकता है। इसमें कोई दो राय, किसी को भी कोई मुगालता होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि लगातार US जो है वो ईरान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने B-2 बॉम्बर से अटैक भी कर दिए, ठीक है, उसने ये दावा किया कि हमने सब तबाह कर दिया। तो उसके बाद भी सैंक्शंस US की तरफ से ईरान के ऊपर लगातार जारी हैं। ये क्या हटने चाहिए और ईरान ये चाहता है क्या? देखिए, सैंक्शंस को लेकर उन्होंने बात ये की है, अब्बास अराची का जो बयान है उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई कोई भी डील एक तरफा नहीं हो सकती। आप हमसे डील करें, दूसरी तरफ सैंक्शंस भी लगा के रखें, एक तरफ हमसे डील करें और फिर आप ये भी कहें कि आप अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें। तो मुझे लगता है कि एक डील की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सवाल अभी लोगों के मन में है ये 1 साल तक टला है। और इस बार जैसा हमने पुराने वीडियो में अंदेशा जाहिर किया था कि ईरान अब यूरेनियम खुद से बनाने की बजाय रेडीमेड तैयार करेगा। ये हमने पुराने वीडियो आप उठा के देख सकते हैं ग्लोबल अड्डा का। वो अब इस बात को जान चुका है कि अगर हम 1 साल 2 साल में फिर यूरेनियम इनरिचमेंट पे लेवल पे जाएंगे, खुद से तैयार करेंगे, हालांकि कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ा है, तो वो होने वाला नहीं है। अब गेम क्या है? अब गेम ये है कि ईरान अब ट्राई करेगा कि मुझे नॉर्थ कोरिया से या ब्लैक मार्केट से कहीं से यूरेनियम मिले, बना बनाया, और उस बने बनाए यूरेनियम से मैं परमाणु परीक्षण करूं। ठीक है, ये आज हम खुलासा भी कर रहे हैं अपने शो में, ग्लोबल अड्डा में, और ये हमारा प्रिडिक्शन भी है कि ईरान अब न्यूक्लियर इनरिचमेंट को खुद से तैयार करने की बजाय इस बात की कोशिश करेगा कि ये यूरेनियम इनरिचमेंट मेरी धरती के बजाय किसी और धरती पे हो जाए और वहाँ से मुझे न्यूक्लियर मटेरियल मिल जाए, जिससे मैं एक एटॉमिक टेस्ट कर लूँ ईरान की धरती पे और ख़ुद को एक एटॉमिक पावर घोषित कर दूँ पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और कुल मिलाकर ईरान ये चाहता भी है, इसीलिए तो ईरान ये कह रहा है कि हमला हुआ, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार। बातचीत के लिए इसलिए तैयार हैं कि बातचीत से कुछ हल निकल जाए तो सैंक्शन हट जाए तो बिजनेस बढ़ेगा, पैसा आएगा, पैसा कहाँ लगेगा ये आप सब जानते हैं। फिलहाल इस ग्लोबल अड्डा में चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त, विराम देते हैं। कैसी लगी ये चर्चा ज़रूर बताइएगा, हमें इजाज़त दीजिए, कमेंट करते रहिए, धन्यवाद।